अपने चेहरे पर नर्म गर्म सा लम्स महसूस करके उसकी बंद पलकों में हल्की सी लर्जिश हुई थी। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर सर में उठती दर्द की एक तेज़ लहर ने उसको फिर से आंखें मजबूर कर दिया था बंद करने पर। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही कि अचानक उसको ऐसा लगा कि कोई उसको पुकार रहा है। इस बार जैसे बहुत हिम्मत करके उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोला। पहले तो उसको कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। शायद सर में उठती दर्द की टीस की वजह से उसको अपनी आंखें खोलना मुश्किल लग रहा था। जब मंजर साफ हुआ तो वो कुछ लम्हे यूं ही छत को घूरती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उस वक्त कहाँ मौजूद है। देखें दादू, एंजल उठ गई हैं, जल्दी यहाँ आए। जाने वो यूं ही कब तक लेटी खुद से सवाल करती रहती, जब एक खुशी से भरी और प्यारी सी आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। हफ्सा ने गर्दन मोड़ कर देखा तो एक छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा उसके करीब खड़ा था। उसने हफ्सा के एक हाथ को अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों में पकड़ा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है बेटी, तुम्हें होश आ गया। मैं और मेरा पोता तो डर ही गए थे। हादी की बात सुनकर हयात साहब सोफे से उठकर बेड की जानिब बढ़े। उनके चेहरे पर एक सुकून सा उतर गया था। उसको होश में देखकर, माफ़ करना, मैं आपको पहचानती नहीं, कहाँ हूँ मैं? हफ्सा अपना चकराता सर थामती उठकर बैठी और नज़र अपने चारों तरफ डाली। कमरा बहुत ही शानदार था, जो कहीं से भी अस्पताल का तो नहीं लग रहा था। बेटा, मैं इस बच्चे का दादा हूँ जिसकी जान बचाते हुए तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आया। बेटा, मैं तुम्हारा कितना एहसानमंद हूँ, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो बेड के करीब स्टूल पर बैठते हुए बोले। पास खड़े हाथी को अपने साथ लगाया, जो अपनी मासूम आंखों से अपनी एंजल को देख रहा था। उनकी बात सुनकर अब हफ्सा ने उस बच्चे की तरफ देखा जो बड़ी मासूमियत से उसको तक रहा था, और एकदम से उसे सब याद आता चला गया। वो 2 दिन से अपनी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त के पास हॉस्टल में रह रही थी, मगर वहाँ की सख्त वार्डन की वजह से उसकी दोस्त ज़्यादा दिन उसको वहाँ रख नहीं सकी। इसलिए वो वहाँ से निकलकर अपने लिए रहने की जगह तलाश करने में लगी थी, जब सड़क पर दौड़ते उस बच्चे ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। बगैर सोचे समझे उसकी जान बचाने के लिए वो भागी थी। हफ्सा ने उसकी जान तो बचा ली, मगर उसके सर पर काफ़ी चोट लगी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। एहसान वाली बात नहीं है अंकल, आपके इतने हैंडसम से पोते की जान बचाने के लिए मेरी जगह कोई भी होता ना, तो वो भी यही करता। उसने हाथ बढ़ाकर हाथी के नर्म व मुलायम रुखसार को छुआ। पहली बार वो उस बच्चे को गौर से देख रही थी कि अचानक उसकी नीली आंखों पर नज़र पड़ते हफ्सा की नज़रों के सामने एक चेहरा घूम गया। तुम 5 घंटे तक बेहोश रही, मेरा पोता एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे पास से दूर नहीं हुआ, ना खाना खाया, ये अपनी एंजल के उठने का इंतज़ार कर रहा था। हयात साहब की आवाज़ पर हफ्सा अपनी सोच से बाहर निकली और सरदर्द को नज़रअंदाज करते हाथ बढ़ाकर हाथी को अपने करीब किया। तो मैं आपकी एंजल हूँ, और आप अपनी एंजल को अपना नाम नहीं बताओगे क्या फिर? वो मोहब्बत से उसके बालों में हाथ चलाते बोली। जाने क्यों ये बच्चा उसे किसी की याद दिला रहा था। मेरा नाम हादी असफन यार खान है, मैं पूरे 5 साल का हूँ। हादी ने उसकी बात का जवाब पुरजोश अंदाज में दिया, जबकि उसका नाम सुनकर हादी के बालों में चलते हाथ हफ्सा के एक लम्हे को रुके थे। ये सिर्फ इत्तफाक ही हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है, उसने जैसे दिल को समझाया था अपने। बेटा, रात काफ़ी हो गई है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम मुझे उनका नंबर दो ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि तुम कहाँ हो। उसको किसी सोच में गुम देखकर हयात साहब उससे मुखातिब हुए। अपने घर वालों का सुनकर हफ्सा के ना रुकने वाले आंसुओं का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि उसको यूं रोता देख हयात साहब के साथ हाथी भी परेशान सा उसको देखने लगा। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। उन्होंने नरमी से उसे चुप करवाया तो वो बहुत मुश्किल से आंसू जब्त करते उन्हें सब बताती चली गई। उसकी बात पर हयात साहब कुछ देर खामोशी से उसे देखने लगे। बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर, जो हम शायद कभी अदा ना कर पाएँ, पर मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। वो उसके सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से बोले तो हफ्सा के अंदर एक सुकून सा उतरता चला गया। उसे सहारे की ज़रूरत थी जो उसे मिल गया था। वाह दादू, कितना अच्छा हो गया ना, मेरी एंजल अब मेरे पास रहेगी। कब से खामोश खड़ा हादी खुशी से चहका। उसके अंदाज पर हयात साहब और हफ्सा दोनों मुस्कुराए थे। वो तीनों काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। हयात साहब उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगे। वहीं कमरे में हाथी ने उसके साथ ही खाना भी खाया। काफ़ी देर हो जाने की वजह से वो उसको आराम करने का कहकर उसके कमरे से चले गए। कुछ देर करवट बदलते रहने के बाद उसको नींद आ गई थी, पर कुछ देर बाद प्यास की वजह से उसकी आंख खुली। साइड टेबल पर जग में पानी मौजूद नहीं था। वो बेड से उठकर कमरे से किचन की तलाश में निकली। किस्मत से वो उसको मिल गया। पानी पीने के बाद वो नींद में झूलती फिर से कमरे में आकर लेट गई, इस बात से अनजान कि उसके अलावा भी कोई उस कमरे में मौजूद था। एक कमरे में 2 लोग एक दूसरे की मौजूदगी से नावाकिफ थे, और वो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी।
मैंने सब पता लगा लिया है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी मैं उसके बाप को तुम्हारे डैड के टाइम से जानता हूँ, उन लोगों की तरफ से तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। दाऊद मिर्ज़ा की आवाज़ पर उसके पंचिंग बैग पर पंच करते हुए हाथ एक लम्हे के लिए रुके। उस वक्त वो अपने जिम रूम में था। मुसलसल पंचिंग करने की वजह से उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। उसके कसरती जिस्म को देखकर दाऊद को रश्क महसूस हुआ। बेशक वो एक शानदार पर्सनैलिटी का हामिल था। मैं मुतमईन तब हूँगा जब हुरैन बाहिफाजत इस मुल्क को छोड़कर चली जाए। वो अपने हाथों में पहने ग्लव्स उतारता उनसे मुखातिब हुआ। और हुरैन, क्या उसको मालूम है तुम्हारे इस फैसले के बारे में? वो राज़ी हो जाएगी क्या? दाऊद ने अपना खदशा जाहिर किया। वो निकाह करके इस मुल्क से चली जाए, मैं उसकी बेहतरी, इसी में उसकी बेहतरी है। मुझे उसकी मर्ज़ी से कोई गर्ज नहीं रही। बात उसको बताने की रही तो कल तुम उसे मेरे फ़ैसले के बारे में जाकर बता देना। वो बेतासुर चेहरा लिए उसकी तरफ मुड़ा था। उसने ये फ़ैसला बहुत पहले ले लिया था। बस उसे सही वक्त और सही शख्स की तलाश थी जो अब उसकी पूरी हो चुकी थी। और हाँ दाऊद, ये काम इतनी खामोशी और छुप कर होना चाहिए कि तुम्हारी परछाई को भी खबर ना हो। तुम जानते हो ना, मैं हुरैन के मामले में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। हुरैन, हुरैन, इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला। तुम्हें जहाँ छोड़कर गई थी तुम आज भी वहीं मौजूद हो। वही तुम और वही तुम्हारी उसके लिए फ़िक्र। वो टेबल पर रखा टॉवल उठाने के लिए आगे बढ़ा जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। जानी पहचानी आवाज़ पर दोनों ने मुड़ कर देखा। ब्लैक टाइट जीन्स पर लाइट पिंक कलर का टॉप पहने वो अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे उसके सामने खड़ी थी। उसको यहाँ देखकर मुस्तफ़ा एक लम्हे को हैरान हुआ। मेरी हुरैन के लिए फ़िक्र आखिरी सांस तक रहेगी। उसकी हिफाजत करना मेरी ज़िंदगी का ख़ास मकसद है। साल गुजरने से मेरा मकसद बदल नहीं जाने वाला। वो स्पार्ट नज़रों से उसकी तरफ देखता गहरी संजीदगी से बोला। 5 साल गुजरने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी 5 साल पहले थी। हैरत होती है मुझे ये देखकर कि तुम्हें अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा अपने फ़र्ज़ का रिश्ता अजीज़ है। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराती हुई इसके मज़ीद करीब हुई थी, जबकि उसकी बात पर उसके अंदाज से मुस्तफ़ा की रगें तनी थी। ये तुम्हारी सोच है, वरना मेरे लिए खून का रिश्ता भी उतना ही अजीज़ है। वरना जो कुछ तुम कर चुकी हो उसके बाद तुम यहाँ इस वक्त मेरी नज़रों के सामने मौजूद ना होती। रुबाब ज़मान शाह, वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देता बोला। रुबाब ज़मान शाह नहीं, रुबाब असफंदियार खान। मुस्तफ़ा का जवाब सुनकर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी, मगर उसके करीब आते ही मुस्तफ़ा उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में लेता उसको सख्ती से दीवार से लगा चुका था। तुम्हारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है रुबाब, और ना ही उसके बेटे पर। तुम पहले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो। वो उसकी नाजुक गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त करता बोला। उसके लहजे और अंदाज में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। वो मेरा भी बेटा है। मेरा हक मांगने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी सख्ती का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसकी सख्ती का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दम घुटने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर होंठों पर एक दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी जो मुस्तफ़ा का गुस्सा मज़ीद बढ़ा गई। अगर वो दरिंदा था तो वो भी उसकी ही बहन थी। मुस्तफ़ा, छोड़ो इसे, बहन है तुम्हारी, क्या इसकी भी जान ले लोगे? उन दोनों को जनूनी उन दोनों के जुनूनी अंदाज को खामोशी से देखता दाऊद यकदम आगे बढ़ा। मैंने इसे इन्हीं हाथों से पाल कर बड़ा किया है। अगर इसकी गलती से किसी भी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हुई ना, तो मैं अपने हाथों से इसकी जान लेने में भी दरेग नहीं करूँगा। वो उसकी नाजुक गर्दन को एक झटके में छोड़ता दीवार पर उसके चेहरे के बराबर एक ज़ोरदार पंच मार चुका था। मैं तुम्हारी हुरैन नहीं हूँ जो खामोशी से तुम्हारे हर हुक्म को मानती रहूँगी। वो बेटा है मेरा, और मैं उसे असफन से लेकर रहूँगी। तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोली। उसकी गर्दन पर मजबूत पकड़ की वजह से निशान पड़ चुके थे, पर उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने भाई की तरह सख्त जान थी और उसके सख्त अंदाज की आदी भी। इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बदला। तुम आज भी वही खुदगर्ज़ रुबाब ज़मान शाह हो, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। वो उसकी बात उसी को लौटाता, एक गुस्से भरी नज़र उस पर डालता तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया, जबकि दाऊद अफसोस भरी नज़रों से उन दोनों बहन भाइयों को देखता रह गया। बस थका देने वाली बिजनेस पार्टी के बाद वो रात देर को घर पहुंचा था। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर यह पार्टी उसकी कंपनी के लिए ज़रूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। सबसे पहले वो हादी के कमरे में आया, एक नज़र उसके नन्हे से हुए वजूद पर डाली। उसको सोता देखकर एक सुकून सा उसके अंदर उतरा था। पार्टी के दौरान जब उसने अपने बाबा को फ़ोन किया तो उन्होंने हादी के साथ होने वाले हादसे के बारे में उसको बताया। वो फ़ौरन ही वहाँ से निकलना चाहता था, पर नहीं निकल पाया। उसके बेटे को कोई चोट नहीं लगी थी, ये बात उसके लिए सुकून का बाइस। कुछ देर वो यूं ही खड़ा उसको देखता रहा, फिर पलटकर भारी कदम उठाता अपने कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त उसके कमरे में नीम अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। अपना कोट पैंट
बेड पर डालकर वो वॉशरूम में जा घुसा। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलता सीधा बेड पर गिरने के से अंदाज में आ लेटा। नर्म मुलायम बिस्तर का एहसास होते ही थकन की वजह से पलकें भारी होने लगी उसकी। गहरी नींद में जाने से पहले उसने करवट बदली कि नींद में एक अलग से एहसास के तहत उसके हवास जागे, पर उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। उसे लगा कि कोई उसके करीब है, बहुत ही करीब। वो आंखें बंद किए थोड़ा और करीब हुआ तो अपने उकब से आती एक दिलफरीब खुशबू ने अब की बार उसके हवासों को पूरी तरह बेदार किया। यकदम उसकी बंद आंखों के पीछे किसी का चेहरा लहराया। उसे लग रहा था कि नींद में होने की वजह से उसका वहम है, मगर अगले ही लम्हे जब अपने सीने पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ तो उसकी आंखें यकदम से खुली। वो बेदर्दी से उस हाथ को हटाता एक झटके में उठ बैठा। हफ्सा, जिसकी अभी अभी आंख लगी थी, बुरी तरह से झटका देने पर उसकी आंख खुली। अपने ही करीब किसी को बैठा देख खौफ से उसकी नींद यकदम उड़ी। उसने डरकर चीख मारनी चाहिए, पर वो जैसे ही उसका इरादा भांप चुका था, फौरन उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखता उसकी चीख का गला घोंट चुका था। कौन हो तुम, और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे मुंह पर हाथ हटा रहा हूँ, बगैर शोर किए मेरी बात का जवाब देना। उसने अपनी रोबदार आवाज़ में उससे इस्तफसार किया था। अगर वो कोई चोर होती तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं सो रही होती, पर ये लड़की कौन थी उसको तफ्तीश हुई थी। दूसरी तरफ हफ्सा, जो खौफ के मारे कांप रही थी, सामने वाले की आवाज़ सुनकर जैसे सकते में आई। ये आवाज़, लबो लहजा, जिसको वो लाखों में भी पहचान सकती थी। इतने साल बाद ये आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह गूंग सी बैठी रह गई। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कौन हो तुम? उसकी खामोशी पर असवंद अपनी जगह से उठा और कमरे की लाइट ऑन की, मगर अगले ही लम्हे उसकी नज़रें बेड पर बैठी हस्ती पर पड़ी तो वो भी अपनी जगह पर साकित खड़ा रह गया। दोनों एक दूसरे को बस खामोशी से तकते जा रहे थे। कितने ही लम्हे यूं ही खामोशी से गुजर गए, मगर दोनों के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला था। पूरे 6 साल बाद वो उसे देख रहा था, और इन गुजरे सालों में कोई ऐसा लम्हा नहीं था जिसमें असफंयार खान ने उस लड़की से नफरत ना की हो। इन गुजरे सालों में वो बिल्कुल नहीं बदली थी, बल्कि उसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार आ गया था। उसकी हैरानी से खुली बड़ी बड़ी झील सी आंखों में असफंद को अपना आप डूबता महसूस हुआ। उसने फौरन ही खुद को डपटा था। तुम इस वक्त मेरे घर और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो अपनी कैफियत पर काबू पाता चेहरे पर नागवारी लिए उससे पूछ रहा था। उसके पूछे गए सवाल से हफ्सा को अपने अंदर चलते सवालों के जवाब मिल गए। ये कोई इत्तफाक नहीं था। हादी का बाप और कोई नहीं, उसका असफी था, बल्कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। तुम्हारे डैड के इसरार पर मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा घर है और हादी तुम्हारा बेटा। उसने आखिरी जुमला बहुत मुश्किल से अदा किया और एक नज़र उस पर डाली। ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में उसका कसरती जिस्म नुमाया था। इन 6 सालों में उसकी शख्सियत मज़ीद निखर गई थी। वो बगैर पलकें झपकाए बस उसको तक रही थी, और असमन जो चेहरे पर पत्थर जैसी सख्ती लिए खड़ा उसको देख रहा था। हफ्सा के जवाब पर उसको जैसे सारी बात समझ आ गई। उसके बेटे की जान बचाने वाली लड़की कोई और नहीं, हफ्सा थी। अजीब बात है ना, तुम्हारे जैसे संगदिल और लोगों को तकलीफ देने वाले इंसान भी किसी की जान बचा सकते हैं। वो तल्खी से मुस्कुराया, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा, जबकि उसके इस अंदाज और हफ्सा की आंखें जबकि उसके इस अंदाज पर हफ्सा की आंखें नम हुई थी। वो तड़प कर अपनी जगह से उठी थी। मैंने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, वो अपने आंसू बमुश्किल ज़ब्त करते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर असमन ज़ोर से हंसा था, और फिर कितनी ही देर हंसता चला गया, यहाँ तक कि उसकी आंख से आंसू टूटकर कारपेट में जज्ब हो चुके थे, मगर उसको खबर नहीं हुई थी। सही कहा तुमने हफ्सा, तुम किसी को तकलीफ़ नहीं देती, सीधा उसका कत्ल करती हो। वो लहू रंग आंखें लिए उसकी तरफ पलटा था। इतने सालों से उसके दिल में दबी नफरत उसके सामने आ जाने पर यकदम ही जैसे बाहर निकल आई। हफ्सा ने कितनी दुआ की थी कि उसका कभी असफन से सामना ना हो, मगर आज वो उसके कमरे में उसके सामने मौजूद थी। हसफी, तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी जब वो बीच में उंगली का इशारा करके उसे रोक चुका था। हफ्सा इब्राहिम खान, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो असफंयार खान है, असफी नहीं। उस असफी का तुम 6 साल पहले कत्ल कर चुकी हो। उसके लहजे की सर्द मोरी से उसका नन्हा सा दिल टूट सा गया। वो उसके इस लहजे की आदि कहाँ थी, पर सामने खड़ा शख्स भी गलत नहीं था। वो उसी का दिया हुआ दर्द उसको लौटा रहा था। वो अपने आंसुओं को जब्त करने की कोशिश करने लगी, मगर उन्हें भी जैसे आज जिद हो गई थी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसलिए तुम यहाँ अब तक मौजूद हो, वरना मेरा बस चलता तो तुम्हें यहाँ एक लम्हे के लिए भी ना रुकने देता। इसलिए तुम इस कमरे से चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर। उसको मुसलसल आंसू बहाता देख वो संगदिली से बोला, हाथ की मुट्ठी भींची और जैसे अपने गुस्से को छुपा रहा हो। वो
जैसे अपने गुस्से को ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा। अगर मुझे मालूम होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ खुद भी ना रुकती। वैसे भी मैं किसी की तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहती। वो अपनी बात कहकर वहाँ रुकी नहीं थी, तेज़ी से उस रूम से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद असमन ने गुस्से में पास रखी टेबल पर एक ज़ोरदार लात मारी और उस जगह को देखा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ी थी। वो दुआ कर रहा था कि ये सब एक ख्वाब हो और वो उस ख्वाब से जाग जाए, पर ऐसा नहीं था। उसका तकलीफ दे माजी उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसे भुलाने की कोशिश में वो आज तक नाकाम रहा था। उसकी ज़िंदगी में 2 ही औरतें आई थी और दोनों ने उसे छोड़ दिया था। वो रुबाब से इतनी नफ़रत नहीं करता था जितनी नफ़रत उसे हफ्सा से थी, क्योंकि हफ्सा इब्राहिम खान से उसे शदीद मोहब्बत थी, लेकिन अब वो उससे उतनी ही नफ़रत करता था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जाने से इनकार कर रही हो? वो किसी आंधी तूफान की तरह दनदनाता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो जो बेड पर बैठी डर से अपनी उंगलियां चटका रही थी, कमरे की खामोशी में मुस्तफ़ा की रोबदार आवाज़ पर डर के मारे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और खौफजदा नज़रों से उसको देखने लगी, जो माथे पर बल डाले उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? क्या पूछ रहा हूँ मैं? अपने ना जाने की वजह बताना पसंद करोगी तुम? आज उसे हुरैन को लेकर उस लड़के से मिलने जाना था जिससे वो उसका निकाह फिक्स कर चुका था, पर उसके इनकार से वो गुस्से में खोलता उसके पास आया था। एक तो उसका दिमाग रुबाब की हरकतों की वजह से पहले ही घुमा हुआ था, ऊपर से ये लड़की उसके सब्र का इम्तहान ले रही थी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, और इस बार आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस बार वो अपने डर को पीछे रखकर बेखौफ होकर बोली। जब दाऊद साहब ने उसे उसके निकाह के बारे में बताया तो वो कितने ही लम्हे बोलने के काबिल नहीं रही। वो जानती थी मुस्तफ़ा उसके लिए कितना पॉजिटिव था, पर उसके तो वहम गुमान में भी ना था कि वो उसकी ज़िंदगी का फैसला इतनी आसानी से बगैर उसकी मर्ज़ी जाने कर लेगा। कल से उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मर्ज़ी जानने आया हूँ? फ़ौरन तैयार होकर जाओ, हमें देर हो रही है। मैंने कह दिया, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही ये निकाह करूंगी। सुना आपने? आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इस बार वो हलक के बल चिल्लाते हुए बोली। ज़िंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार वो उसके सामने यूँ मजबूती से बोली थी, क्योंकि वो जिन खूनख्वार नज़रों से खड़ा उसको घूर रहा था, हुरैन को लगा वो आज शायद उसका आखिरी दिन होगा। ये निकाह तो होगा हुरैन, चाहे ज़बरदस्ती से। वो आंखें सुकेड़ता उसकी जानिब बढ़ा। आज उसका रवैया देख वो हैरान हुआ था, मगर जाहिर होने नहीं दिया। आपकी एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं ये निकाह नहीं करूँगी, बल्कि मैं किसी से भी निकाह नहीं करूँगी, समझे आप? वो बहुत मजबूत लहजे में बोली। तेज़ बोलने की वजह से उसका बदन धीरे धीरे लरज़ रहा था, पर वो आज खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। कम अज़ कम आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना तुम्हें ये निकाह? वो अपने गुस्से को ज़ब्त करता हुआ बोला, मगर उसके जवाब पर हुरैन ने सख्ती से अपने लब भींचे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ हुरैन, जवाब तो मुझे, क्यों नहीं करना निकाह? इस बार धाड़ा था वो। अपने गुस्से को ज़्यादा देर ज़ब्त करना उसके बस में नहीं था, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और अगर मैं निकाह करूँगी तो सिर्फ़ आपसे। सुना आपने? सिर्फ़ आपसे। वो अपनी नाजुक उंगली उसके सीने पर रखते हुए चिल्लाई। वो नहीं जानती थी कि आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। शायद अपनी मोहब्बत के खो जाने का डर था, जो वो बचपन से उससे करती आ रही थी। उसे अच्छी तरह याद था, जब से उसने होश संभाला था, मुस्तफ़ा, रुबाब और दाऊद साहब को अपने करीब पाया था। उसके वालिदैन कौन थे वो नहीं जानती थी, ना ही उसने पूछने की कभी कोशिश की। उसे रुबाब से भी मोहब्बत थी, पर वो हुरैन को उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देती थी। जब थोड़ी समझदार हुई तो उसको रुबाब ने ही बताया कि वो मुस्तफ़ा की बस जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहा है, और बस तभी से उसके दिल में मुस्तफ़ा के लिए एक अलग मकाम बन गया। मुस्तफ़ा का खुद के लिए पॉजिटिव होना, उसे हमेशा फ़िक्रमंद करना, उसे उसके लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहना। कब उसके दिल में मोहब्बत के फूल खिला गया, उसे खुद भी खबर ना हुई। कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता था कि शायद मुस्तफ़ा भी उसके लिए जज्बात रखता है, मगर कल उसकी ये आस टूट सी गई। मगर उसने भी फैसला कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत को यूँ खोने नहीं देगी, उसके लिए चाहे उसे स्टोन मैन के आगे मजबूत ही क्यों ना बनना पड़े। वो तो अपनी बात कहकर खामोश हो गई थी, मगर मुस्तफ़ा कितनी ही देर उसको साकित नज़रों से देखता रहा। उसके कभी वहमो गुमान में भी ना था कि वो उस लड़की के मुंह से ये लफ्ज़ सुनेगा। तुम जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम, और तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ये बात आई भी कैसे? वो खुद को पूरी तरह कंपोज करता, बिना तासुर चेहरा लिए सर्द लहजे में बोला, मगर उसके अंदर उस वक्त एक जंग चल रही थी। मैंने कोई बकवास नहीं की, मैं निकाह करूँगी तो सिर्फ आपसे, ये मेरा आखिरी फैसला है, वो अटल अंदाज में बोली। आज उस लड़की का अंदाज, लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुस्तफ़ा को ये अपनी हुरैन कहीं से भी नहीं लगी थी। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, एक वादा हो, तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हें महफूज रखना मेरा फ़र्ज़ था।
उससे आगे और कुछ भी नहीं। वो सख्ती से कहता अपने लब भींच गया। उसे आज भी अच्छे से याद है जब 15 साल बच्चे ने 3 साल की हुरैन को गोद में लेकर उसकी हिफाजत का वादा किया था। उसने ये वादा किससे किया था वो उसको नहीं बता सकता था। अगर वो बता देता तो उसके बाद हुरैन के जो सवाल होते, उन सवालों का जवाब वो उसे हरगिज़ नहीं दे सकता था, शायद ज़िंदगी भर नहीं। अगर मेरी हिफाजत आपके लिए इतनी ज़रूरी है तो आप मुझे खुद से इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? मुस्तफ़ा के अल्फाज सुनकर उसका दिल टूट कर बिखरा था, मगर वो खुद को संभालती फिर से गोया हुई, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो उसकी सुर्ख आंखों से नज़रें चुराता हुआ बोला। उसके दिल ने एक पीठ में की थी। ये सब उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, पर वो अपनी कैफियत पर काबू पाने में माहिर था। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस बार आपका हुक्म मान लूँगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपके अलावा किसी से निकाह नहीं करूँगी, मेरा भी ये आखिरी फैसला है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर ज़िद्दी अंदाज में बोली। मुस्तफ़ा की गहरी काली आंखों ने सीगरीन आंखों में देखा, जहाँ उस वक्त उसका अपना आँख साफ नज़र आ रहा था। उसने घबरा कर नज़रें फेर ली थीं। तो तुम मेरा भी फैसला सुन लो, ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना मैं तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। वो संगदिली से कहता जाने के लिए पलटा। मैं आपको खुद से मोहब्बत करने पर, निकाह करने पर मजबूर कर दूंगी। हुरैन की बात सुनकर दरवाजे की तरफ उसके बढ़ते कदम थमे थे। अपने अल्फाज संभाल कर रखो हुरैन, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम अपने कहे लफ्ज़ों पर पछताओ। अपनी बात कहता वो वहाँ रुका नहीं, जबकि पीछे खड़ी हुरैन कितनी ही देर उसकी बात पर गौर करती रह गई।